हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। आज का ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होना है क्योंकि आज फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने वाला है। लेक्चर नंबर 1 पढ़ा चुके हैं तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिए। हम लोग लेक्चर नंबर 1 में विचलन कोण तक पढ़ा चुके थे। आज दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टाइम की ना बर्बाद कर अपने क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट की ओर। पहला है कि दर्पण किसे कहते हैं? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो तथा उसके एक भाग चांदी के लेप से रंगा उसे दर्पण कहते हैं। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो तथा उसका एक भाग चांदी के लेप से रंगा हुआ हो उसे दर्पण कहते हैं। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो तथा उसका एक भाग चांदी के लेप से रंगा उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: समतल, गोलीय, परवलय। कहीं कहीं 2 ही प्रकार का दर्पण दिया रहता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। परवलय दर्पण नहीं दिया रहता है कहीं कहीं। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसके बाद है समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक समतल उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल उसे समतल दर्पण कहते हैं। एकदम इजी है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक समतल उसे समतल दर्पण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आई होप कि आप लोग को समझ में आता होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इसके बाद है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर होता है। समतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और बराबर होता है। समतल दर्पण में हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बराबर आभासीय प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासीय प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासीय प्रतिबिंब कहा जाता है। इसके बाद है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा कोई दर्पण जिसका परावर्तक एक खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आंसर है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके बाद अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ है अवतल दर्पण तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। इसके बाद है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है? उत्तल दर्पण को। और अभिसारी दर्पण अभिसारी तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी उत्तल दर्पण को अपसारी उत्तल दर्पण को अपसारी। इसके बाद प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें
किसी प्रकाश स्रोत वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बाद है काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? नहीं, पहले काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब और जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। सिंपल, बस एक का याद कर लो, दोनों याद हो जाएगा। इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आता होगा। चलते हैं आगे। इसके बाद उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। नहीं, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब माइनस में, ऋणात्मक मतलब माइनस में। इसके बाद उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसके बाद आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सूत्र m बराबर h1/h। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इस आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। यह भी आई क्वेश्चन है, यह भी आई क्वेश्चन है, ये भी आई क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। तो अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? रोगियों का आँख, कान, दांत के चिकित्सा के रूप में, चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हजामत के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और टॉर्च में भी किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। वाहनों के हेडलाइट के रूप तथा सर्च लाइट के रूप में, वाहनों के हेडलाइट के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है तथा सर्च लाइट के रूप में भी, सौर भट्टियों के रूप में, सौर भट्टिया के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के आँख, कान, दांत के चिकित्सा के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट, सर्चलाइट के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टिया के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टिया के रूप में किया जाता है। आगे चलते हैं। इसके बाद है उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला है कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा है कि स्ट्रीट लाइट के रूप में, तीसरा है कि सौर कुकर के रूप में, चौथा है कि सुरक्षा के लिए, जैसे एटीएम के पास जब कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नोट में यहाँ लिखा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बराबर बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है?
वस्तु के बराबर बनता है और अवतल दर्पण में छोटा बनता है वस्तु के से, और उत्तल दर्पण में नहीं, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। चलते हैं आगे। इसके बाद है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण हमेशा है। किसी भी दर्पण की फोकस दूरी माइनस में हो तो वह दर्पण अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब माइनस में होता है, तो अवतल दर्पण इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी दर्पण की फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी भी दर्पण की फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2। F बराबर फोकस, R बराबर त्रिज्या। फोकस और या त्रिज्या, इसी को गुना कर देते तो R बराबर 2F हो जाता है। इसके बाद है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/b + 1/u = F। इसके बाद है लेंस सूत्र 1/b - 1/u = F। लेंस सूत्र इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, अगले चैप्टर प्रकाश का बर्तन में काम आएगा, फिर भी हमने ऐड कर दिया है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। इसके बाद है तो पहला अंतर है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ उत्तल दर्पण कहते हैं। सिंपल। अवतल दर्पण में है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा अंतर है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं। तीसरा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। इसके बाद है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण में ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दें। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तक के बाद मिलती है। अवतल दर्पण का फोकस की परिभाषा दें। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तक के बाद मिलती है। आगे चलते हैं। इसके बाद है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और उसकी वक्रता त्रिज्या R में आधी होती है, R आधी होती है, ये अभी पढ़ाई है। अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टा 2, F बराबर बट्टा 2 होता है। इसके बाद है समतल में बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखे। समतल में बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। तीसरा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा है कि प्रतिबिंब आभासीय होता है या काल्पनिक। आभासीय को क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। पांचवा है कि प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने का आईने के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा एवं डूबता फॉक्स के बीच होता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इन्हीं कारण से इसका उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा एवं डूबता फॉक्स के बीच होता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इन्हीं कारणों से इसका उपयोग साइड मिरर में किया जाता है।
इसके बाद है कि अवर्धन आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, अर्थात आवर्धन मात्रक विहीन होता है। ये भी आई है ऑब्जेक्टिव के लिए। आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए आकाश स्टडी ग्रुप को। कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। कल इसका ऑब्जेक्टिव होगा, तो कल सुबह में ऑब्जेक्टिव इसका होगा, तो आप लोग प्लीज़ जुड़िए क्लास में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय।